जनरल याहिया अब इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते थे और जनरल अयूब ने उनके लिए हालात भी ऐसे ही पैदा कर दिए थे कि मुल्क भर में अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लग रहे थे। मगर अब जनरल अयूब के पोते उमर अयूब की आइन से दोस्ती का अंदाज़ा यूं लगाएं कि उन्होंने अपने दादा जनरल अयूब के सामने 3 साल की उम्र में अपनी तोतली ज़ुबान में अयूब कुत्ता हाय हाय कहकर वोट को इज्जत देने की कोशिश की। सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी अपनी ट्वीट में लिखते हैं, वैसे उमर अयूब कह सकते हैं कि अयूब कुत्ता हाय हाय का नारा लगाने वाला अयूब खान का पोता वही उमर अयूब ही था। इससे जमहूरी क़ुव्वतों के हाँ उनकी कदर में इजाफा हो सकता था। जस्टिसों में आज हम PTI के रहनुमा उमर अयूब की दास्तान हयात में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शेर अफजल मरवत से दरअसल उन्हें क्या शिकायत थी और वो क्यों उनके खिलाफ हो गए। क्या अपने ससुर सलीम सैफुल्लाह को इंतखाबात में हराने की वजह से शेर अफजल मरवत उनकी हिट लिस्ट पर आ गए। उमर अयूब को विरासत में अपने दादा जनरल अयूब के मार्शल्लाह की बरकतों से कितनी दौलत मिली। इक़्तिदार की राहदारियों की कैसी साजिशों और मजबूरियों के दरमियान उमर अयूब दुनिया में तशरीफ़ लाए। उमर अयूब क्यों अपने दादा जनरल अयूब के गैर आइनी इक़दामात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगते और क्या वो अपने ख़ानदान की तारीख़ पर फ़ख्र करते हैं। उमर अयूब के BA ना होने की वजह से वो कैसे सियासत में आ गए और सबसे बढ़कर इतनी आसूदा ज़िंदगी होने के बावजूद वो कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और PTI के दरमियान शटल कॉक बनना पड़ा। का तख्ता उल्टा था, निकालें उसकी लाश कब्र से पार और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मैं उमर अयूब खान कुरान शरीफ में हलफ उठाता हूँ, इमरान खान साहब ने कभी भी ऐसी बात नहीं की, चाहे वो 9 मई से पहले हो या बाद में हो या उस दिन हो। PTI रहनुमा उमर अयूब की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। साबिक वफाक के वजीर उमर अयूब घर में मौजूद नहीं थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं। लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। ये इक़्तिदार की राहदारियों की कहानियां हैं जिन्हें शायद आम पाकिस्तानी अवाम के लिए समझना और हज़म करना बहुत मुश्किल होता होगा। जनरल अयूब खान का स्याह दौर था जब वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने, पाकिस्तान को दोलख्त करने, आइन को पामाल करने, पाकिस्तानी दरिया एक हकीर रकम में भारत को बेचने और पाकिस्तान को हमेशा के लिए पानी की कमी की मुसीबत में डालने वाले मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली से हराने, पाक फौज को प्रॉपर्टी के बिजनेस में धकेलने जैसे अनगिनत अजीम कारनामे सरअंजाम दे रहे थे। मगर इस दौरान उनका एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह ये भी था कि उन्होंने अपनी औलाद को पाक फौज से निकाल कर कारोबार में डाला और फिर ये गरीब ख़ानदान पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो गया। मगर इस सारे मंजरनामे में उमर अयूब के दुनिया में तशरीफ़ लाने की कहानी का एक अलग ही तनाजुर है। जनरल हबीबुल्लाह खान बरी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सबसे सीनियर अफसर थे। जनरल अयूब को आर्मी संभालने के लिए जनरल हबीबुल्लाह जैसे जनरल की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्हें 1959 में कबल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया गया और जनरल मूसा को कमांडर इन चीफ बना दिया। जनरल हबीबुल्लाह की जहनी कैफियत और जनरल अयूब के खिलाफ गुस्से और नफरत का क्या आलम होगा कि वो बिस्तरे मर्ग यानी 2003 तक इस जख्म को ना भूल सके कि आर्मी के सरबराह ना बनने की वजह जनरल अयूब थे। सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा अपनी किताब एक सियासत कई कहानियां में लिखते हैं, जब जनरल अली कुली ने ये खबर सुनी कि जनरल मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था, तो उन्होंने इसी वक्त खुदा का शुक्र अदा किया कि आज उनका बाप जनरल हबीब ये खबर सुनने के लिए ज़िंदा नहीं था। जब जनरल हबीब एक अफसरदा और टूटे दिल के साथ रिटायर होकर घर आए, तो उन्होंने अपने बेटे कुली को बुलाया और उससे कहा, जाओ आर्मी ज्वाइन करो कि तुमने एक दिन आर्मी चीफ बनना है। जनरल हबीब ने अपनी बेटी के कानों में सरगोशी की और बोले कि ज़ेब देखो, तुम्हारा भाई जनरल अली आज अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा है,
तुम्हारे शोहर गौहर अयूब खान की सियासत उसके आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। तुम लोगों की वजह से अली कुली के लिए कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। ये अलग बात कि जनरल अली कुली खान भी अपने वालिद की तरह आर्मी चीफ ना बन सके, लेकिन ये वाक़या आपको बताने का सिर्फ एक मकसद था कि जनरल हबीबुल्लाह को आर्मी चीफ ना बनने का दुख सारी उम्र रहा, हत्ता कि वो बिस्तरे मर्ग पर भी ये दुख ना भूल पाए। मगर फिर वो क्या मजबूरी थी कि जब जनरल अयूब ने उन्हें फ़ौज से रिटायर किया तो इससे पहले ही जनरल अयूब के साहबजादे गौहर अयूब और जनरल हबीब की साहबजादी ज़ेबुन्निसा की जो निस्बत तय हो चुकी थी, जनरल हबीब ने उस रिश्ते को कायम रखा और फिर ससुर और दामाद ने मिलकर पाकिस्तान में गंधारा मोटर से बिजनेस की शुरुआत की, जो फिर बिजनेस एम्पायर में बदल गई। तो इस सवाल का सिर्फ यही जवाब हो सकता है कि इक़्तिदार की राहदारियाँ बहुत सालिम हुआ करती हैं और वहाँ पर होने वाले फ़ैसले बहुत अजीबो गरीब, और इन्हीं अजीबो गरीब फ़ैसलों के नतीजे में जो रिश्ता तय पाया, वहाँ पर गौहर अयूब के घर 28 जनवरी 1970 को हरीपुर में उमर अयूब पैदा हुए। ऐसे माहौल रिश्तों के गुंजल में दुनिया में तशरीफ़ लाए जहाँ पर इक़्तिदार की साजिशें उरूज पर थी। आगाज़ ऐसा था, शायद इसीलिए जनरल अयूब दौर में कमाए अनगिनत खजाने के मालिक होने के बावजूद उमर अयूब सियासत में वजारतों के लिए काफ लीग, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शटल कॉक बने रहे। मगर इस तफसील में जाने से पहले ये लाजिम है कि हम जानने की कोशिश करें कि आखिर उमर अयूब कौन हैं और उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है। हरीपुर डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के गाँव रेहाना के एक ख़ानदान का पाकिस्तान की तारीख में आइन शिकनी और उसकी बदहाली में एक अहम किरदार होने वाला था। ये हिंद को बोलने वाला पश्तून नस्ल और तरीन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब ख़ानदान था, जिसकी मौजूद तारीख मीर दाद खान से शुरू होती है, जो ब्रिटिश आर्मी में रिसालदार मेजर के मनसब तक पहुँचे। उनकी दूसरी बीवी से पहली औलाद अयूब खान थे, जो पाकिस्तान में आइन शिकनी और मार्शल लॉ के बानी हैं। अयूब खान के भाई सरदार खान सियासतदान थे और जब जनरल अयूब खान दरपर्दा पाकिस्तान की सियासत पर काबिज थे तो उनके भाई लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और मोहम्मद अली बोगरा की वफाकी काबीना के रुकन सूबा सरहद के वज़ीर आला और बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर बने। और मजाक की इंतहा तो उस वक्त हुई कि जब एक तरफ जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया तो दूसरी तरफ उनके सगे भाई 1962 से 1964 तक उनकी हुकूमत में ही असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे। गौहर अयूब ने कारोबार और सियासत में नाम बनाया। उनकी शादी जनरल हबीबुल्लाह खट्टक की साहबजादी ज़ेबुन्निसा से हुई। तर अयूब ने अपने वालिद जनरल अयूब की मेहरबानी का समर तो हासिल किया, मगर वो अपने भाई गौहर अयूब की तरह कारोबार और सियासत में इतनी दिलचस्पी ना ले सके और गौहर अयूब का ख़ानदान कारोबार में बहुत आगे निकल गया। अख्तर अयूब की शादी अपने मामू की साहबजादी से हुई, जो जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब खान 4 बार MNA मुंतखब हुए और नवाज शरीफ की पहली वज़ारत उज़्मा में मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली और नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म दूसरे दौर में यानी 1997 से 1998 तक 1 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे। उमर अयूब की बात करें तो वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए। वो ख़ानदान जो उनके दादा के दौर में गरीब था, उनके वालिद गौहर अयूब ने फ़ौज छोड़कर जनरल अयूब के दौर में जब कारोबार किया तो ये ख़ानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो गया और जनरल अयूब दौर में ही इस ख़ानदान की इमारत $40 लाख के लगभग हो चुकी थी। उमर अयूब ने अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, मगर उनके सियासत में आने की कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब ने नवाज शरीफ की हुकूमतों में इक़्तिदार के वानों में प्रोटोकॉल के मज़े लिए थे, मगर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मनहूस मार्शल लॉ आया तो दीगर सियासी जर्नलों की औलादों की तरह ये भी तमाम सियासी वफादारियाँ भुलाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ आन मिले। नवाज शरीफ अटक कला पहुँच गए तो यही अयूब ख़ानदान था जिसने इक़्तिदार की सियासत करते हुए मुस्लिम लीग से अलग होने वाले धड़े के साथ मिलकर नवाज शरीफ को धोखा दिया। गौहर अयूब ने मियां अदर के साथ मिलकर मुस्लिम लीग काफ के नाम से अलग धड़ा बनाया,
मगर अब पाकिस्तानी अवाम के लिए एक शानदार लतीफ़ा भी आने वाला था। मालूम हुआ कि वो गौहर अयूब जो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, कई बार रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं, फ़ौज में रह चुके हैं, कामयाब कारोबार चला चुके हैं, मगर वो BA पास नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 के इंतखाबात में BA की शर्त रखी तो गौहर अयूब इसकी भेंट चढ़ गए और यूँ पहली बार उमर अयूब की सियासत में एंट्री कुछ इस तरह हुई कि उनके वालिद BA नहीं थे तो अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उमर अयूब मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर पहली बार रुकने कौमी असम्बली बने और वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की काबीना में उन्हें वजारत में भी शामिल कर लिया गया। अयूबी ख़ानदान जनरल मुशर्रफ के सारे मार्शल लॉ में उनके साथ जुड़ा रहा और फिर मुशर्रफ का ज़वाल शुरू हुआ तो 2008 में उमर अयूब भी इलेक्शन हार गए और कौमी असम्बली के रुकन ना बन सके। गौहर अयूब ने इस मौके पर आखिरी सियासी जद्दोजहद के तौर पर हज़ारा सूबा तहरीक और सूबा सरहद का नाम बदलने के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, मगर जब अवाम ने कोई रद्द अमल ना दिया तो ये दोनों बाप बेटे नवाज शरीफ के पास जा पहुँचे और नवाज शरीफ ने उनकी साबिका बेवफाई को भुलाकर सीने से लगा लिया। 2013 के इंतखाबात में उमर अयूब मुस्लिम लीग की टिकट पर एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली ना बन सके, मगर 2014 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की टिकट पर वो रुकने कौमी असम्बली बने तो नवाज शरीफ ने उन्हें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना, महसूलात और इक्तसादी अमूर बना दिया। 2015 में इमरान खान की मेहरबानी से उनके हल्का इंतखाब को धांधली की वजह से कलअदम करार दे दिया गया तो उनसे ये सरकारी मनसब ही ले लिया गया। पाकिस्तान की शरियानों से चिमट कर खून पीने वाली जोकू यानी आइन को तार तार करके इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले आमिरों की औलादें हमेशा इक़्तिदार के दुरुस्त धारे के साथ शामिल रहती हैं। तो 2018 में सब आमिरों के बच्चों को ये मालूम था कि अब PTI का वक्त है, तो जिन जिन को इमरान खान ने शामिल किया वो सब PTI में आ गए और इन्हीं में उमर अयूब और उनके भाई शौकत अयूब भी शामिल थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को छोड़कर फरवरी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो 2018 के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार के तौर पर हल्का NA18 हरीपुर से दोबारा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने 1,72,609 वोट हासिल किए और बाबर नवाज खान को शिकस्त दी तो इमरान खान ने उन्हें वफाकी वजीर बराए बिजली बना दिया। इमरान खान ने 2019 में उन्हें पेट्रोलियम की वजारत का इजाफी चार्ज भी दिया और अप्रैल 2021 में उनसे ये वजारत वापस भी ले ली और फिर वो दौर आया जब इमरान खान अताब का शिकार हुए और PTI के सब इनकलाबी लंगड़े हो। गौहर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे दर्जे के रहनुमाओं में आते थे, मगर सानह 9 मई के बाद वो उन रहनुमाओं में शामिल थे जो रूपोश रहने में कामयाब रहे और उन्हें 6 माह बाद उस वक्त अपनी रूपोशी ख़त्म करनी पड़ी जब उनके वालिद गौहर अयूब खान नवंबर 2023 को वफ़ात पा गए। 2024 के इंतखाबात में उमर अयूब को हल्का NA18 से कामयाबी हासिल हुई और यहाँ से ही उमर अयूब की ऐसी सियासत का आगाज़ होता है जब वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मंजर आम पर आए और एक बड़े सियासतदान बने। PTI में रहनुमाओं का काल था तो उमर अयूब को इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जब जनरल अयूब का पोता एक इनकलाबी बन गया और जर्नैलों के सियासी किरदार पर तनकीद करने लगा। मगर कहा जाता है कि उमर अयूब ने PTI में शेर अफजल मरवत को कमज़ोर करके सिर्फ इसलिए पार्टी में डंड डालने की कोशिश की कि उन्होंने 2024 के इंतखाबात में उनके ससुर सलीम सैफुल्लाह को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। और इस बात का इल्ज़ाम तो अक्सर शेर अफजल मरवत भी लगा चुके हैं। शेर अफजल मरवत का सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दरअसल उनके ख़िलाफ़ गया, मगर उनकी ख्वाजा आसिफ से मुलाकात भी दरअसल उमर अयूब को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ये दोनों सियासतदान अक्सर अपने अपने बुजुर्गों की आइन मुखालिफ सरगर्मियों पर तनकीद करते पाए जाते हैं। मगर ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब में सिर्फ यही फ़र्क है कि ख्वाजा आसिफ बारहा कौमी असम्बली में और अपने दीगर बयानात में अपने वालिद की गैर आइनी इक़दामात पर माफ़ी मांग चुके हैं। हैरानकुन तौर पर उमर अयूब इन दिनों सियासी जर्नैलों के ख़िलाफ़ हैं तो ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कहा कि आइन तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए
आर्टिकल 6 लगाने का आगाज़ फील्ड मार्शल अयूब खान से किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। सबसे पहले हलफ की खिलाफ वर्जी अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा कर की थी। मगर जब यही सियासी जर्नैल पीटीआई की मदद कर रहे थे तो उमर अयूब उस वक्त जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की सियासत में मुदाखलत को जायज़ करार दिया करते थे, और अब ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज ने इंतखाबात में मुदाखलत करके नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया है, और इंतखाबात में पीटीआई की ज़्यादा सीटें होने के बावजूद पार्टी केपी के अलावा किसी दूसरे सूबे और वफाक में हुकूमत नहीं बना सकी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग का साथ दे रही है। एक तरफ उमर अयूब सियासी जर्नैलों पर तनकीद कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो जनरल अयूब को पाकिस्तान का मुहसिन करार देते हैं, और आज तक उनकी आइन शिकन और पाकिस्तान दुश्मन कारनामों पर उन्होंने कौम से माफ़ी नहीं मांगी। जब भी आबाओ अजदाद के कारनामों की बात की जाए तो ये दलील दी जाती है कि किसी के बाप दादा के किसी अमल का जिम्मेदार औलाद को नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन औलाद अगर अपने बाप दादे के नाजायज़ पैसों पर अय्याशी कर रही हो, उनकी पैरवी पर आइन शिकनी कर रही हो, और ना ही उसने अपने आबाओ अजदाद की गलत कारियों पर माफ़ी मांगी हो, तो इसका वाज़ेह सा मतलब यही है कि वो अपने आबाओ अजदाद के हर इकदाम पर या कुछ इकदामात पर फ़ख्र करते हैं, और उन्हें माफ़ी मांगने की कतन ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप जस्तजू की दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।